मुकाबला। आज हम मुकाबले की बात क्यों कर रहे हैं जनाब? क्योंकि पाकिस्तानी बॉक्सर ने एशिया के तमाम बॉक्सर को चित कर दिया है। नौजवान उस्मान वजीर, इन्होंने इंडोनेशियन बॉक्सर को हराया है, एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन के चैंपियन बन गए हैं। उस्मान वजीर का मुकाबला इंडोनेशिया के एक प्लेयर से हुआ था और फाइटर से हुआ था, और उस्मान के ताबड़तोड़ वार वो बर्दाश्त नहीं कर सके। अनदर आमिर खान इन मेकिंग, आई मस्ट से। और इस बेहतरीन कामयाबी पर आज हमने सोचा कि प्रोग्राम में उन्हें मदऊ किया जाए, उनसे बात की जाए। उस्मान वजीर ने हमें ज्वाइन किया फ्रॉम इस्लामाबाद। उस्मान, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? बहुत मुबारक हो जी, जीते आप, चैंपियन बने। आप मुबारक। थैंक यू। मुझे ये बताएंगे आप, एक तो ये कि वाकई आपको पता था, आपको अंदाज़ा था कि मैंने तैयारी ऐसी कर रखी है कि एजाज़ तो मेरे पास आएगा, किसी के पास नहीं जाएगा? जी बिल्कुल, ये फाइट कोरोना से पहले थी, जब कोरोना स्टार्ट हो रहा था। सही। तो उसके बाद मैं कंटिन्यूसली 8 मंथ से ट्रेनिंग कैंप में था। तो कोरोना मैंने अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मैं ये टाइटल जीतूंगा पाकिस्तान के लिए। तो बस मेरी यही मेहनत थी और मैं लगा रहा, और अल्लाह ताला ने मुझे उसका सिला दे दिया। ये एग्जैक्टली इवेंट कब हुआ है? 3 दिन पहले हुआ है उस्मान? जी ओके। और उस 3 इवेंट अक्टूबर को। ओके, 3 अक्टूबर को हुआ है। अच्छा उस्मान, थोड़ा सा बताएंगे, आमिर खान भी वहाँ पर मौजूद थे। आमिर खान की वहाँ पे मौजूदगी और एक बड़ी आपको एनर्जी मिलती है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, देखें ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेके प्रमोशन का शो हुआ है, और आमिर खान ही लेके आए थे। पाकिस्तान वैसे भी आपको पता है स्पोर्ट्स, क्रिकेट के अलावा काफ़ी बाकी जो स्पोर्ट्स है वो इतनी होती नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा था। आमिर खान खुद भी थे, कुछ क्रिकेटर्स भी आए हुए थे, काफ़ी और भी एथलीट्स थे इंटरनेशनल। तो और आमिर खान चूंकि वहाँ पे खुद थे, इवेंट भी ज़ाहिर है उनकी वजह से ये हो रहा था, उन्होंने ही करवाया, इसका इनिशिएटिव उन्होंने लिया। तो आमिर खान ड्यूरिंग द बाउट या अदरवाइज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको टिप्स देते थे? अगर देते थे तो प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, जब ट्रेनिंग कैंप था, हमने कोरोना में ट्रेनिंग कैंप गिलगित बल्तिस्तान मूव किया। तो वहाँ से ये था कि हमें ऑनलाइन हर दिन जब भी ट्रेनिंग होती थी ऑनलाइन, या हमें टिप्स देते थे, हमें बताते थे कि हमने क्या क्या ट्रेनिंग करनी है। तो हाँ, काफ़ी हमारे से कोऑपरेट करते थे। बॉक्सिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग मतलब काफ़ी। जी बिल्कुल, वहाँ पे ऑनलाइन होती थी। मेरे जो कोचेज़ हैं उनको बताते थे कि इनको ये ट्रेनिंग करवाओ, ये ट्रेनिंग करवाओ, इस तरह करवाओ, इस तरह करवाओ। और कभी तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऐसा होता था कि आपको लगता था कि मैं पूरी बात समझ नहीं पाया, या दरमियान में इतनी अच्छी चेन बनी हुई थी कि आपको ये वाली दिक्कत पेश नहीं आई? नहीं, बिल्कुल हम समझ लेते हैं, क्योंकि उसमें कोचेज होते हैं वहाँ पे और साथ हमारे, जबरदस्त, तो फिर इजी होता है समझना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अपने बारे में इंसान को पता होता है मैं कितने पानी में हूँ, कितना प्रेशर मैं ले सकता हूँ, कितना पेन मैं ले सकता हूँ, लेकिन हरीफ पर नज़र होना, जिसके साथ आपकी फाइट है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी पता होने चाहिए, उसकी वीकनेस भी पता होनी चाहिए। इतना अच्छा वाला होमवर्क था आपका? जी बिल्कुल, देखें जो फाइट होती है उससे पहले हमारे जो कोचेज़ हैं, हमारे जो और ट्रेनर्स होते हैं, वो देखते हैं उनकी फाइट्स, उनकी जो वीकनेस है, कौन से पंचेस उनको लगेंगे, वो सारे उसके ऊपर प्रॉपर प्लान होता है। फिर वो जब फाइट होती है उससे पहले हमारा प्रॉपर फाइट प्लान बनता है कि हमने कैसे फाइट करना है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जाके 10 राउंड तक। तो वो और ये भी जहन में रखना पड़ता है कि जो मेरी वीकनेस है वो मेरे हरीफ को ज़रूर पता होगी, तो उसको भी थोड़ा सा कवर करना है। ये भी प्लान कैसे होता है? बिल्कुल, जो जी हर ट्रेनिंग के में हम बेहतर हो रहे होते हैं। देखिए आप, मैंने ऑनलाइन नहीं सीखा, थोड़ी सी बॉक्सर मैं भी बनती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे भी मालूम होता जा रहा है। मुझे बिल्कुल मुक्का नहीं पड़ना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से। मैंने तो बिल्कुल ना मुक्का पड़ना। ये अपने भाई लोग के लिए तो नहीं होता है, मुझे लग रहा है आप इनको। अच्छा उस्मान, इस इवेंट के बाद, क्योंकि हमने ऐसे इवेंट्स नॉर्मली नहीं देखे इन पाकिस्तान, कम देखे, इस लेवल पर नहीं देखे, तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि बॉक्सिंग पर अब ज़रा फोकस हो रहा है इसलिए? जी बिल्कुल, देखें गवर्नमेंट की तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, और उनका ज़्यादातर फोकस क्रिकेट में था। देखें हॉकी आज कहाँ पे आ गया, ओलंपिक में मेडल ले रहा था, आज क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। अच्छा बाकी स्पोर्ट्स हैं वो भी आप लोग को पता है वो भी बहुत नीचे आ गई हैं, तो उनका फोकस ज़्यादातर मतलब एक ही क्रिकेट। तो देखें हमारा ये नहीं है कि क्रिकेट पे फोकस क्यों है, हमारा मकसद ये है कि बाकी स्पोर्ट्स पे भी फोकस हो, और इसी तरह बाकी स्पोर्ट्स भी हैं, क्योंकि वो जितनी मेहनत करते हैं बिल्कुल हम भी इतनी मेहनत करते हैं। तो बस मैं चाहता हूँ कि बाकी जितनी भी स्पोर्ट्स उनको भी देखा जाए, गवर्नमेंट की सपोर्ट हो। तो इसी तरह जैसे क्रिकेट टॉप पे, इसी तरह अब ये इवेंट हुआ है, इसमें ABF का टाइटल फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आया है,
एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का। तो इसी तरह और भी बहुत सारा टैलेंट जिस है वक्त आप जो जीते, पाकिस्तान आएगा तो बस। जिस वक्त उस्मान आप जीते, वो अभी मैं वीडियो में भी देखा मैंने, तो आपने बेल्ट ऊपर लहरा के दिखाई, टोपी आपने लगाई हुई थी, जो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे आप? ये मेरी पसंदीदा है। ये जो कैप है ये गिलगित बल्तिस्तान की हमारी ट्रेडिशनल कैप है। और मैं इससे पहले भी मैंने हैट्रिक किया पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड रैंकिंग मैंने खेले, तीनों फाइट्स में जीता था। तो बाकी जहाँ पे भी मैंने खेला है सब में अपना ट्रेडिशनल स्टाइल में मेरी एंट्री होती है कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के कल्चर को मैं प्रमोट करूँ बाहर जहाँ पे भी जाऊँ। ये मेरा अपना स्टाइल है, रिंग एंट्रेंस है मेरा। और बाकी बेल्ट मैं वही दिखा रहा था, मैं एक साइन दे रहा था लोगों को कि सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है, हम भी बॉक्सिंग में पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। ज़बरदस्त उस्मान, माशाल्लाह 6 पैक्स, इतनी फिट आपकी बॉडी, मुझे थोड़ा सा बताएंगे अपनी डाइट से मुतालिक भी और ये फिटनेस पर कितना ध्यान है आपके? नजर तो आ रहा है कि भैया बहुत ध्यान है। नाश्ता क्या करते हैं वो भी बताएं। जी बिल्कुल फिटनेस तो आपको पता है बॉक्सिंग स्पोर्ट्स में सबसे मेन चीज़ फिटनेस है, क्योंकि हमने इसमें पंचेस हिट भी करना है और हमने खाने भी हैं। तो इसमें यह है कि बिल्कुल हमारी जो ट्रेनिंग होती है, हमारी डाइट होती है, प्रॉपर हम न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक अपना वेट मेंटेन, क्योंकि हमने वेट भी लूज करना होता है फाइट से पहले। मैं ये पूछने लगा था आपसे उस्मान, ये बड़ा ज़रूरी होता है फाइट से पहले वेट लूज करना, और उसके लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। समटाइम्स सिर्फ कुछ घंटों में वेट लूज करने का टारगेट सेट करते हैं आप लोग, फिर वो करते हैं। तो आप मुझे प्लीज़ बताएं कि इस बाउट से पहले, इस इवेंट से पहले आपने कितना वेट लूज किया, कितने घंटों में किया और उसके लिए आपने क्या किया? छोटा मोटा बॉक्सर तो आप भी बन जी बिल्कुल, देखिए मैंने इस फाइट के लिए मैंने 9 kg लूज किया। 9 kg कितने टाइम में उस्मान? ये मैंने लास्ट 10 डेज में 10 डेज में 9 kg अप्रोक्सीमेटली kg पर डे। क्या किया इसके लिए आपने? नहीं, kg पर डे नहीं होता इसमें, मैं आपको थोड़ा समझाऊं वेट में। इसमें ये होता है जैसे अभी मेरा वेट 72 है, ट्रेनिंग से पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं फिर प्रॉपर प्राइस शूट होता है हमारा जिसमें हम स्वेटिंग ज़्यादा होती है आम ट्रेनिंग के निस्बत, तो वो हम यूज़ करते हैं। तो एक ट्रेनिंग सेशन में मेरा लूज होता है 2 kg 2.5 ऑलमोस्ट 3 kg हम लूज करते हैं, क्योंकि उसमें वाटर कट भी होता है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। फिर हम जब 3 kg हम लूज करते हैं तो हम 1.5 kg वापस रिकवर कर जाते हैं। तो फिर इस तरह करते करते हम, हाँ ये होता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि 2 घंटे में, ये भी टाइम होता है कि 2 घंटे में हमने 3 kg हमने लूज करना है, तो वो टाइम होता था हम 2 घंटे में 3 kg लूज कर 2 घंटे में 3 kg। मेरी दिलचस्पियां बढ़ती जा रही है ना, ये छोटे पैमाने का बॉक्सर नहीं मुझे होना चाहिए था, मुझे प्रॉपर होना चाहिए था, मैं बहुत खुश रहती और खुश रहती। नहीं ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये फाइटर्स के लिए होता है। मैं इसीलिए कह रही हूँ ना, कमी रह गई, क्योंकि आपने तो ये वाला फाइटर भी मैं बन सकती थी। अब टाइम बहुत आगे निकल गया है, मैं इंस्पायर हो चुकी हूँ आपसे। नहीं, अब भी टाइम में हर काम हो सकते हैं, बस आपके पास मोटिवेशन कितने अच्छे हैं ना उस्मान। चले मुझे अच्छा ये बताएं ना, ये इस सारे के सारे सिलसिले में कहीं पर चीट डेज आते हैं, और उन चीट डेज में आपको लगता है कि मैं खुद कुछ कुकिंग कर लूँ, या अम्मी से या घर वालों से कहते हैं कि भाई आप मुझे फला फला चीज़ पका दें? ये बताएं। नहीं देखिए, जब हम ट्रेनिंग कैंप में होते तो हम 2 months घर वालों से बहुत दूर होते हैं, और हम मतलब अगर बहुत हम घर पर नहीं होते हैं, ना अम्मी के हाथ का खा सकते हैं ना इस तरह। हाँ, चीट डे से होता है, 1 वीक में 1 दिन होता है, मगर उसके अलावा भी अगर जब कभी दिल करे तो हम कोच से छुप के हम चीट डे अपना बहुत अच्छा है ये चीट डे। वैसे हफ्ते में एक आध दफा आ जाता है मेरा ख्याल है, ये अच्छी बात है जी। एक दफा आ जाते हैं, कभी कोच खुद अलाउ करते हैं, हमारे न्यूट्रिशन और जब कोच को मालूम हो जाए ये चीट मील हो गया, से मालूम होता है। जैसे हम जिस दिन हम लोग जो 2-3 फाइटर्स हम डिसाइड करते हैं कि आज हम लोगों ने जैसे कि कोई पिज़्ज़ा खाना है या कोई बर्गर खाना है, मतलब चीट डे हमने करना है, तो उसमें ये होता है हम जब, क्योंकि ट्रेनिंग से पहले कोच वेट चेक करते हैं, रात को भी ट्रेनिंग से, इवनिंग ट्रेनिंग में भी, मॉर्निंग में। तो इवनिंग ट्रेनिंग में जब वेट ज़्यादा होता है उनको समझ आ जाती है कि भाई कोई गड़बड़ है। अच्छा, घर में क्या चीज़ है, क्या कौन सी डिश है ऐसी कि जो आप फरमाइश करते हैं कि मुझे तो ये खाना है मम्मी, ये बना करके? जब ट्रेनिंग नहीं हो रही है। मेरे कल फाइट खत्म हुई, सबसे पहले मैंने फरमाइश किया हमारा जो मतलब चाइनीज़ डिश है ममतू लकमन। यस, लकमन होता है ये चाइनीज़ टाइप की ना, अभी लकमन ममतू हम कहते हैं, जो हमारा स्पाइसी डिश होता है। स्पाइसी होता है? मैं आपको स्पाइसी खाने अच्छे लगते हैं? जी बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है। ओके, और मुझे फिर ये भी बताइए कि कोई ऐसी डिश जो आपको लगता हो कि आसान है, ये मैं बना सकता हूँ, या जो आपने कभी बनाई हो और आपको बड़ी तारीफ मिली हो कि भाई वाह ज़बरदस्त उस्मान, एक बार फिर हो जाइए।
जी बिल्कुल, मैं कढ़ाई वगैरह मैं बड़ी अच्छी बनाता हूँ, चिकन गुड, कढ़ाई जबरदस्त। यानी यहाँ पर भी आप छा रहे हैं, आप कुकिंग भी करना जानते हैं, कढ़ाई वेरी गुड। जी बिल्कुल, क्योंकि हम कैंप्स में होते हैं तो कैंप्स में हम कोशिश करते हैं कि हम अपना काम खुद करें, तो उसमें हम इस तरह करते करके हम सीख गए। ज़बरदस्त। उस्मान, मुझे ये बताएं, जाहिर है अभी तो टाइटल आपको मिला, बट हर एथलीट की, हर प्लेयर की एक ख्वाहिश होती है कि मैंने फलाने को जो है ना पिछाड़ना है। वो आपके भी जहन में कुछ होगा? जी बिल्कुल, देखें एक फाइटर है मैक्सिकन अमेरिकन है। ओके। तो मेरा टारगेट है कि मैं अभी इंशाल्लाह ये ABF टाइटल एशिया का, इसके बाद इसे मैं 2 दफ़ा डिफेंड करूँगा और उसके बाद मैं फिर टॉप 5 में आऊँगा यूथ वर्ल्ड चैम्पियन के, मतलब यूथ वर्ल्ड टाइटल रैंकिंग के। तो फिर वो पाकिस्तान का हिस्ट्री का पहला टाइटल होगा, क्योंकि उसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ है। जब से बॉक्सिंग आई है, जब से WBC प्रमोशन है, तब से वो फ्लैग बना, मगर आज तक हमारी कंट्री ने कभी अब मिलेगा इंशाल्लाह उस्मान, इंशाल्लाह अब लाजमी मिलेगा और आप ही लेकर आएंगे। बाद मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा और इंशाल्लाह वो मैं अटेम्प्ट करूंगा। तो बस मेरा जो फोकस है कि मैं उसे बीट करूं और पाकिस्तान का फर्स्ट एवर यूथ वर्ल्ड चैंपियन। ग्रेट। उस्मान वजीर, थैंक यू सो मच, आप साथ मौजूद थे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। टैक्स कलेक्शन से मुताल्लिक पिछले 1-1.5 हफ्ते से बहुत बात हो रही है, किस शहर ने ज़्यादा टैक्स दिया, किस मार्केट ने ज़्यादा टैक्स दिया, इससे मुताल्लिक हम बात करें। सूबे, शहर, मार्केट्स, इनके हिसाब से टैक्स की अदायगियाँ उस डाटा में शामिल की गई हैं। टैक्स देने वाले शहरों में कराची इज़ ऑन द टॉप, 41% टैक्स यहाँ से इकट्ठा होता है। क्या बात है ना। इस्लामाबाद, आपके शहर का तस्करा मैं कर देती हूँ, चलिए प्लीज। इस्लामाबाद से करीबन 20% टैक्स इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है। लाहौर से 19.5% और रावलपिंडी बताएं तकरीबन 3.5%। अच्छा किरण, यहाँ मेरा सवाल ये था कि रावलपिंडी इज बिग, पॉपुलेशन भी ज्यादा एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद, लेकिन इस्लामाबाद टैक्स ज्यादा दे रहा है, रावलपिंडी टैक्स कम दे रहे हैं। इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और फैसलाबाद 1.71% टैक्स यहाँ पर जो है वो कलेक्ट होता है। यहाँ पे तो इंडस्ट्री भी है ना, कपड़े की, धागे की, मैं कोई कंपैरिजन नहीं करी, लेकिन बात यह है कि देखा जाए तो पाकिस्तान में ना कुल 480 शहर हैं, लेकिन 85% टैक्स सिर्फ इन्हीं 5 शहरों से इकट्ठा होता है। तो मार्केट्स के हिसाब से पूरे पाकिस्तान में 517 मार्केट्स ऐसी हैं, लेकिन सिर्फ सदर मार्केट से ही अगर 36.74% टैक्स इकट्ठा होता है तो फिर आगे क्या कह सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी बहुत अहम है इसमें, लाहौर में जो फाइलर्स हैं ना, इनकी तादाद कराची से ज़्यादा है, लेकिन टैक्स देने में कराची से ये पीछे है। यहाँ पर भी ताजिर हैं, यहाँ पर भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो फाइलर्स हैं, बट क्या कह सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कराची की हर मार्केट में करीबन 40 मिलियन टैक्स अदा किया जाता है। सूबों की बात की जाए तो सिंध से 45% टैक्स इकट्ठा किया जाता है, पंजाब से 35%, और केपी की अगर हम बात करें जस्ट 3%, और बलूचिस्तान 2% टैक्स यहाँ से इकट्ठा होता है। वैसे जब गवादर पोर्ट ऑपरेशनल होगी, अभी स्टार्ट हो रहा है, मामला बहुत बेहतर होंगे। हम देखेंगे कि बलूचिस्तान से, स्पेशली गवादर से, फिर ये फिगर्स ऐसी आएंगी कि वहाँ से बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो रहा है। इस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बात ऐसी है कि इस पे कोई प्राउड फील किया जाए कि कराची वाले बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और बाकी शहरों से कम टैक्स लिया जा रहा है। इन एक्चुअल होता क्या है, क्योंकि ज़रा पोर्ट यहाँ पर है, अगर मशीनरी आएगी तो टैक्स यहाँ से ही ज़्यादा दिया जाएगा, जो कस्टम ड्यूटी है वो सब कुछ यहीं से पे होता है। तो हम बात करेंगे रिसर्च कंसल्टेंट काशिफ हफीज़ साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। काशिफ साहब, गुड मॉर्निंग। सर प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा कि जब हम ये बात करते हैं कि 41% टैक्स सिर्फ कराची से इकट्ठा हो रहा है, ज़ाहिर है सारिफ कहीं पर भी हो, वो चाहे इस्लामाबाद रहता हो, वो चाहे क्वेटा रहता हो, वो चाहे यहाँ रहता हो, उसकी वो टैक्स तो एक जैसा ही लागू होता है, बट इस शहर से टैक्स ज़्यादा, इज़ इट जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द फैक्ट दैट पोर्ट इज़ हियर और व्हाट? टेक्निकली यहाँ पे बिजनेस सेंस ज़्यादा है। ओके। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप कराची की पॉपुलेशन को देखेंगे तो अगर आप वैसे क्योंकि मेरा ताल्लुक मार्केटिंग रिसर्च से, हम सोशल रिसर्चेस करते हैं, हम इंसानी बिहेवियर्स को पढ़ते हैं, ठीक, तो हम लोगों से ये बात जब करते हैं, मुख्तलिफ पंजाब में भी जाके हम बात कर रहे होते हैं, तो लोगों का कहना ये होता है कि कराची के जो बिजनेसमैन हैं या कराची के जो बिजनेस एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा टैक्स से भी है एज़ कम्पेयर विद अदर सिटीज़। ओके। इसकी एक बड़ी छोटी सी मिसाल अभी इन्होंने बताई है ना कि लाहौर के अंदर नंबर ऑफ द फाइलर्स ज़्यादा हैं अगर मार्केट वाइज देखें, और कराची के अंदर और उसके कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसके अंदर। ओके। ये शायद एक शहर का एक जो है वो जैसे एक मिथ अभी बीच में असल में नंबर्स जो भी आए थे, ये
जो कि सेल्स डायरेक्टरी एनालिसिस के नाम से एक FBR ने अपनी चीज़ रिलीज़ की है, हमने उसको कंपाइल किया है। अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो वो बहुत सारी मिथ्स को जो है ना वो निगेट भी करती है और बहुत सारी मिथ्स को जो है वो कंफर्म भी कर रही है। जी, कंफर्म करिए, पहले वो बताएं मुझे। देखिए उसमें जो कंफर्म कर रही है कि कराची जो है वो सिंध के ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर 95% कंट्रीब्यूट करता है। ये एक जो है वो मिथ जो है वो कंफर्म हो रही है। पंजाब के अंदर बहुत सारे शहर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, अगर आप कैपिटल को एक तरफ कर दें तो अगर रावलपिंडी को आप निकाल लें, लाहौर को निकाल लें, फैसलाबाद, गुजरांवाला, तो यहाँ पे इनके कंट्रीब्यूटर्स बहुत सारे हैं उसके अंदर। इसी तरह आप जब KP के अंदर जाते हैं तो पेशावर के अलावा में कोई और कंट्रीब्यूटर नज़र नहीं आ रहा होता उसके अंदर, जबकि बाकी वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स भी मौजूद हैं, चीज़ें भी मौजूद हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं कि पंजाब KP के अंदर जो है वो तकरीबन 20% आबादी जो है वो अर्बन है और 80% रूरल है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे तो आपको जो है वो बहुत सारी डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं है, तो ही मतलब बिजनेस की टाइपोलॉजी जो है वो दे आर वेरी डिफरेंट, उसके अंदर बदल जाती है। लेकिन ये है कि अपर एरिया के अंदर, नॉर्दर्न के अंदर कहते हैं कि तिमरगढ़ा एक शहर है। जी। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल से पूछा करें तो फार्मास्यूटिकल के लिए वो जन्नत है। वो जन्नत इसलिए है कि साल में वो लोग जो है वो 2 या 3 दफ़ा नीचे उतरते हैं लोग और पेट भर के जो है दवाएं खरीद के जाते हैं। मतलब वो दवा जो हम 1 पैकेट लेते हैं वहाँ पे वो लोग 10 पैकेट ले लेते हैं। शायद मौसम की वजह से उनके लिए बार बार आना जाना नीचे अच्छा नहीं हुआ करता, चीज़ें नहीं हुआ करती हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है ना रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं उसके अंदर। बिजनेस के अंदर देखिए टैक्स के बगैर तो हम नहीं चल सकते। इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए, तमाम चीज़ों के लिए टैक्स ज़रूरी है। टैक्स भी ज़रूरी है और फिर सिस्टम को ऐसा होना भी चाहिए कि वो कराची के लिए अलग तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा हो, लेकिन फिर दूसरे एरिया की जो कंडीशंस हैं उनको देखते हुए वो उस हिसाब से और इम्प्लीमेंट भी कराया जाए। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ना टैक्स के अंदर। देखें एक वो है कि जो बिजनेसमैन तबका है, जो कि इन्वेस्टर है, जो काम करना चाहता है, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक छोटा इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल कल को आप फैसला करते हैं मैं कोई अपना काम शुरू करता हूँ, तो उसके बाद फिर वो उर्दू में या आप कहें कि स्ट्रीट लैंग्वेज का जुमला है कि लग पता जाना। तो फिर आपको लग पता जाएगा कि उसके ऊपर जो है ना कितनी कितनी चीज़ें जो है ना मतलब लगती हैं, उसके ऊपर टैक्सेस लगना शुरू हो जाते हैं, ये नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है। तो अभी आप पहले एक सर्कल में घूमना शुरू हो जाते हैं। इसको फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट का काम है, तो लोग जो है उसके साथ देंगे। ये भी एक सवाल हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर लाहौर के अंदर नंबर ऑफ द फाइल, देखिए जैसे एक बात अभी बीच में मशहूर हो गई कि इससे लियाकताबाद जो है वो नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। प्लीज एक्सप्लेन कराएं, तो बात बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई। नहीं देखें वो असल में एक किसी ने उसमें कह दिया था। अच्छा। हमने यहाँ पे एक डाटा आपको दिया हुआ है टॉप 15 मार्केट्स का ना, जिसके अंदर जो है वो जिसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की टॉप 15 मार्केट्स कौन सी हैं। तो अगर आप टॉप 15 मार्केट्स को अगर आप निकालेंगे तो कराची की इसके अंदर कोई 4 मार्केट्स हैं टॉप 15 में, और इसके अंदर जो है वो लियाकताबाद नहीं है। जो कराची की मार्केट्स हैं उसके अंदर सदर है, उसके अंदर ये खबर झूठी निकली। झूठी नहीं, मतलब आप ये कहें कि पढ़ने के अंदर लेकिन असल में मसला है कि हम और आप तो अरब भी नहीं पढ़ पाते हैं ना 4, उसके बाद कॉमा क्या है, किसी के कॉमे का मसला है ये ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं है किसी को ना। ये मसला सिर्फ यही आता है, ठीक है ना, पंक्चुएशन के तो मसाइल बहुत सारी जगहों पर यहाँ भी बहुत सारे आ जाते हैं। जूड़िया बाजार है, ये है कराची के अंदर। फोरम है, जैसे फोरम आप ये देखें ना, स्टेट ऑफ द आर्ट एक बिल्डिंग है, इतना बड़ा बाजार है, चीजें हैं वहाँ पे कोई 200 लोग जो है वो टॉप 15 के अंदर शामिल है। एक मॉल जो है इसके अंदर एक मॉल है, जुड़िया बाजार है, सदर है। लेकिन जिस चीज़ को आपको लियाकताबाद में अप्रिशिएट करने की जरूरत है और इस चीज़ को समझने की जरूरत है वो ये कि वहाँ पे 10,000 फाइलर्स हैं। जिसके इस चीज़ को जो है ना लियाकताबाद को 10,803 फाइलर्स हैं वहाँ पे। किसी भी मार्केट में सबसे ज्यादा फाइलर्स की तादाद है? नहीं, इससे मेरा ख्याल में कराची में मतलब सदर के इलाके के अंदर कोई 72,000 है। दैट इज द रीजन कि कराची के सदर मार्केट ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया है, इसीलिए दिया फाइलर्स की वजह से 70 अरब से ऊपर का उनका कुछ चीज़ चल रही है। तो अब आप ये सोचें कि ये जो है ना, जो सर सॉरी आपकी बात कट रही है ना, लेकिन ये लियाकताबाद ही का तस्करा हो तो इस वक्त एक आम कराची में बसने वाला ये सवाल करता है कि अच्छा इतने सारे फाइलर्स थे और सहूलत नाम को नहीं थी, बारिश हो गई तो वो घर बने हुए थे, और ये सारी की सारी बातें आती हैं। ये बहुत वास्ट है, ये बहुत नहीं वास्ट भी नहीं, सेंसिटिव भी इशू है। देखिए इसके अंदर बहुत सारे लोगों के पर जल जाते हैं ना, ये वाली बात है। अगर देखें ना, एक बात है कि कराची है, देखें कराची के अंदर इट्स पेइंग द मनी ना, मतलब बात ये कि हम एक बड़ा सिंपल सा एक मसला ये है कि कराची इज़ द कस्टमर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द बल्दिया कराची इज़ कराची इज़ द कस्टमर। अच्छा, आप अपने कस्टमर को आप खुश रखना चाहते हैं, आपके पास फैसिलिटेट करना चाहते हैं, एक दुकान के अंदर भी आना चाहते हैं, तो कस्टमर सोचते हैं रखना भी चाहते हैं, ये भी एक
देखिए आप अपनी एम्बियंस अच्छी करते हैं, आप चीज़ें अच्छी करते हैं, उसे फैसिलिटेट करते हैं, जब आपके पास कस्टमर आता है तो कुछ नहीं करते, लेकिन उस कस्टमर के साथ क्या हो रहा है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब वही लग पता जाता है जब सड़क पे निकलते हैं तो उसके अंदर जो ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक के बाद जो सड़कों में गड्ढे होते हैं, अब इसको आप ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि भाई जैसे देखें मैकेनिक की चांदी आई हुई होती है, अगर ये सड़कें सही हो जाएंगी तो मैकेनिकों के पास कौन जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें देखें इंटरडिपेंडेंट है। ये हमारी जो कराची के अंदर सिचुएशन जो रिन्यूमा हो रही है और एक तरह से जो मुख्तलिफ़ किस्म के एहसासात कराची में डेवलप होते हैं, और ये देखें ये इज़ अ वेरी डेयरिंग डिसीजन बाय द टैक्स FBR के, उन्होंने ये चीज़ ओपन की है। जब उन्होंने ओपन किया उसने एक मिथ जो टूटी है शायद कोई दूसरी को 5-6 साल पहले की थी। तो कराची 70%, देखिए FBR के टैक्स में कराची 70% नहीं दे रहे, लेकिन कराची में और भी बहुत सारे टैक्स हैं, जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पोर्ट यहाँ मौजूद है, यहाँ पे कस्टम मौजूद है, यहाँ पे और बहुत सारे रेवेन्यूज़ के एरियाज़ मौजूद हैं, जिसकी वजह से कराची जो है वो ओवरऑल कराची पाकिस्तान की इकॉनमी में सब कुछ मिला के 41% नहीं है, FBR का है ये। इसमें कस्टम ड्यूटीज नहीं होंगी टेक्निकली। अच्छा, इसमें कस्टम ड्यूटीज नहीं है, कस्टम ड्यूटीज नहीं होंगी, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें। सर इस बारे में रिसर्च की है कि अगर वो कस्टम ड्यूटीज भी मिला दे, बाकी सब मामला इकट्ठा कर दें, फिर 70 तक बात पहुंच जाती है। मेरे ख्याल में 60-70 तक पहुंच जाएगी ओवरऑल टैक्स। फिर उसके बाद में सारे आंसू वैलिड हो जाते हैं। आंसू तो वैसे ही वैलिड है। टोटल पॉपुलेशन जो है ना वो वैसे, बहुत शुक्रिया ना आप दोनों का ये कहने का, लेकिन ये कि वो टोटल पॉपुलेशन और टोटल फाइलर्स और फिर उसके बाद में कराची आइट, सर ये ज्यादा, और फिर बाकी सारे के सारे ये हमें प्रोविंस वाइज देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए आपको एक और चीज़ बताता हूँ प्रोविंस वाइज जो है ना, देखिए प्रोविंस वाइज ये है कि अगर आप बाय प्रोविंस देखें तो पंजाब की जो आबादी है जो 2017 का सेंसस आया है वो तकरीबन कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो दिखा भी सकते हैं यहाँ पे 52% है। यस, मोर देन हाफ। अच्छा, सिंध जो है वो 23% है पॉपुलेशन का, बलूचिस्तान 6% है, खैबर पख्तूनख्वा 17% है। अच्छा, अब कैपिटल टेरिटरी जो है वो 1% है, गिलगित बल्तिस्तान को 1% है करीब, तो ये टोटल 100% बन जाती है। लेकिन जब आप टैक्स रेवेन्यू देखते हैं तो 52% के अगेंस्ट पंजाब से आ रहा है 35% टैक्स। ओके, ठीक है। अच्छा, कराची में 23% अगर सिंध की आबादी है तो यहाँ पे 45% आ रहा है। सर ये तो सिर्फ इसी वजह से ना सर के बिग मार्केट्स यहाँ पर हैं, होलसेल मार्केट्स यहाँ पर हैं। अगर हम सिर्फ लियाकताबाद की बात करें, अंदरूने सिंध से भी मुख्तलिफ शहरों से लोग आएंगे, वहाँ से वो होलसेल पे चीज़ लेंगे, मशीनरी लेंगे, जाएंगे अपने शहर में बेचेंगे। ये भी तो देखिए असल में चीज़ ये है कि जो मतलब इकॉनमी के जो उसूल बताए जाते हैं वो ये है कि देखिए जो मेगापोलिटन सिटीज़ होते हैं, जो कॉस्मोपोलिटन सिटीज़ होते हैं, कराची वो तो इसी तरह बढ़ते हैं, इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होता कि दूसरे शहरों को इम्प्रूव नहीं किया जा रहा, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं की जाती। लोग क्यों आते हैं? इसलिए कि वहाँ पे कारोबार नहीं है, वहाँ पे बिज़नेस नहीं है, वहाँ पे दुकानें नहीं हैं, वहाँ पे चीज़ें नहीं हैं। अब वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। फैसलाबाद के सब लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे? फैसलाबाद एक बहुत बड़ा शहर बन गया, इंडस्ट्रियल हब है वहाँ पे, जो करीब करीब के इलाके होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि लाहौर के अंदर जो उनके एक्चुअल लाहौरी हैं वो बहुत, मतलब जो उनका एक ट्रेडिशन है वो डे कहते हैं, तो वो तो शायद बहुत कम है। और अगर आप किसी से कुरेदेंगे, आप पूछना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि 30 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं तो किसी और शहर का हूँ, मैं किसी और का हूँ। इसीलिए जब आप लाहौर जाते हैं ना तो जो मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको लाहौर में मिलता है, वो मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट वो कराची में नहीं मिलता। सर सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो कहाँ आकर फेल होते हैं, मुझे ये बताइए। मतलब हम अभी तक फाइलर लोगों को बनाने पे माइल नहीं कर पाए, आम आदमी समझ नहीं पाया है, या जो अथॉरिटीज़ हैं वो समझा नहीं पाई हैं। बुनियादी फेलियर कहाँ से आ रहेगा? तो ये मान लेते हैं हम कि जी 50-50 है। इसमें ना ताली दोनों हाथ से बची है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर हमने फाइलर्स बनाने की कोशिश की है और सिस्टम को इम्प्रूव नहीं किया है। बुनियादी तौर पे एक तो बात यह कि जिनसे मेरा इंटरेक्शन है वो उस इंटरेक्शन करने वाले लोगों की पर्सनल इंप्रूवमेंट और ग्रोथ किया है कि उनके कोई लहजे तब्दील हुए पिछले 2 साल या 3 सालों के अंदर, उनका कोई मिजाज तब्दील हुआ। वो तो वही लोग हैं जो पिछले 25 साल से वो जिस तरीके से पहले ट्रीट कर रहे थे वो आज भी ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको भी समझना होगा कि हमें जो है वो आने वाले दौर के अंदर, देखें जैसे कहते हैं कि ये जो जिसमें आप कार्प स्वैप करते हैं जिस मशीन को, ये पाकिस्तान के मुकाबले में कोई 20 गुना ज़्यादा ईरान के अंदर है। ओके। और ईरान के अंदर इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, इसलिए कि जैसे ही वो आप मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी तमाम चीज़ें टैक्स नेट पे आ जाती हैं। ठीक है। क्योंकि आप प्लास्टिक मनी इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वही चीज़ कराची या पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है। ज़्यादा हो जाएगी तो चीज़ें ज़्यादा सिस्टम में आ जाएंगी। 10-15 सेकेंड्स हैं ब्रेक लेने के लिए। मुझे आप ये बताएंगे थोड़ा सा इस बारे में सर, हम लोग कर क्या रहे हैं वैसे, हो क्या रहा है पाकिस्तान भर में? बिकॉज हमें जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए थी वहाँ नहीं लेकर आए। आपका रिसर्च क्या कहता है? वो आपने बड़ा अच्छा कहा, लहजे, जुमले, लोगों का वोकैबुलरी, हम लोग भटके हुए कहाँ पर हैं? बुनियादी तौर पर हमें सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या गलती हो रही है
किसी जगह हमारी सोसाइटी में गलती हो रही है, हमारी माशरत में गलती है, हमारे किसी मिजाजों में गलती है, हमारी किसी तालीमी निज़ाम के अंदर गलती है। हम तालीमी निज़ाम को जाके किसी और जगह पे ले जाते हैं, जो हमारे लोग होते हैं ना वो किसी सेक्स एजुकेशन फला, लेकिन बुनियादी तौर पे किरदार की तामीर जो है ना, किरदार की तामीर होगी तो मैं आपसे अच्छे तरीके से बात करूंगा, आप उससे अच्छे तरीके से बात करेंगे, मैं आपको हम सब सिस्टम बेहतर करने के लिए करेंगे। और भी अंदर जो कि पाकिस्तान में 70% इस वक्त नई नस्ल है, नई नस्ल अच्छा होना चाहती है, अच्छा बनना चाहती है, लेकिन क्या नजर भी तो ऐसा है कि वो उसको अच्छा बनने दे रहा है कि नहीं बनने दे रहा, ये एक सवाल। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। साथ मौजूद थे आप और टैक्स से मुताल्लिक हम गुफ्तगू कर रहे थे, रिसर्च जो पूरी मार्केट से मुताल्लिक है, सूबों और शहरों से मुताल्लिक है, उनके स्टार्ट्स और उसको एनालाइज हम करते हैं। एनीवेज ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। एक और मामले की तरफ चलते हैं। सोशल मीडिया पर जालसाजी और नफरत फैलाने वालों की शामत आई हुई है। पीटीए ने 9 लाख से जायद साइट्स ब्लॉक कर दी, लेकिन एक मसला दरपेश है, वो ये है कि फेसबुक हो या व्हाट्सएप, इनके मुतालिका फॉरम्स यानी जो लोकल फॉरम्स हैं वो नहीं है, लोकल ऑफिसेज नहीं है, इसलिए वो जो मामला है वो सही तरीके से उठाया नहीं जाता। अगर उन्हें ईमेल की जाए, लिखा जाए, बताया जाए पीटीए की तरफ से, तो मौसर जवाब आता नहीं है, मौसर कार्रवाई होती नहीं है। खबर यह भी है कि रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी को व्हाट्सएप मैसेजेस से हिरासा किया गया और 4 इंटरनेशनल मोबाइल फ़ोन नंबर्स ट्रेस किए गए। व्हाट्सएप, फेसबुक को कार्रवाई की सिफारिश की गई, लेकिन इस सिलसिले में हुआ कुछ नहीं। और भी कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि जो सियासतदान हैं और उनके साथ ऑनलाइन हैरेसमेंट भी हुई है या फिर जाली अकाउंट्स के ज़रिए उनको थ्रेट किया गया, उनको बहुत परेशान किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा कमल शोजब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। उस कमेटी की मेंबर भी हैं जिसके सामने ये तमाम मामलात लाए जाते हैं, ऐसे हरासमेंट के मामलात, साइबर बुलिंग के मामलात लाए जाते हैं। कमल साहिबा, गुड मॉर्निंग। और कैसी हैं आप कंवल? थैंक यू वेरी मच। एक तो ये कि अब आपके सामने बहुत सारे मामलात लाए जाते हैं, दूसरे ये कि मैं चाह रही थी कि आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें, क्योंकि आपको भी बहुत तकलीफ से, बड़ी जहनी अजियत से गुजरना पड़ा और इस सबके साथ साथ आपको अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ी हैं। फोकस करना मुश्किल हो जाता है, अगर आपके बारे में कोई झूठ बोले, कोई प्रोपेगेंडा करे, बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त जब आपको ये पता हो कि मेरी फैमिली तक के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, मेरे बच्चों के बारे में कहा जा रहा है। आप किस कर्ब से गुजरी हैं, प्लीज़ पहले ज़रा हमारे साथ में वो शेयर करें, हमारे देखने वालों को ज़रा मालूम हो कि आपके चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो सबको बहुत ज़्यादा सुबह बखैर। मैं ज़रूर ये बताऊंगी कि मैं उस कमेटी की मेंबर भी हूँ, लेकिन मैं उस कमेटी में एज अ विक्टिम भी अपना केस पेश कर चुकी हुई हूँ। मैं और मीना खुर्शीद आलम, हम लोगों ने 2018 में आते ही सबसे पहले केसेस पेश किए थे। एक तो हमारी फेक आईडीज़ बहुत सारी बना दी गई थी, और सबसे पहले जो मेरे साथ हुआ ये कि एहसास प्रोग्राम के अंडर मेरे नाम से मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में जो पीटीआई की ओहदेदार ख़वातीन है उनको फ़ोन जाने शुरू हो गए किसी ग्रुप की तरफ से, और वो बहुत ही खौफनाक किस्म की उनको बातें करते थे और फिर लाहौर बुलाया जाता था। और हुआ ये कि लास्ट ईयर में यूएन में हमारी ये SDGs का पहला वो वॉलंटरी नेशनल रिव्यू थी, जिसको मैं पाकिस्तान की तरफ से प्रेजेंट करने गई हुई थी। तो मुझे वहाँ पर रात के 3 बजे फ़ोन आया कि आपने मुझे लाहौर बुलाया था, मैं आई बैठी हूँ और अब आप मुझे मिल नहीं रही हैं। तो मैं तो हैरान हो गई उस वक्त कि मैं तो अमेरिका बैठी हुई हूँ, इस वक्त मेरी यूएन की कॉन्फ्रेंस है अगले दिन, और आप मुझे कह रही हैं कि मैंने आपको लाहौर बुलाया। खैर, वो खातून बड़ी हिम्मत वाली थी, उन्होंने FIA को रिपोर्ट की। उसके बाद अगले दिन वो ग्रुप पूरा पकड़ा गया। वो कोई किसी सरकारी नौकरी में बंदा था जो इस तरीके से एक कोई ऑडियो लगा के और बुलाया करता था, और मालूम हुआ वो शख्स ये क्यों कर रहा था। भी ये सिर्फ ये कोई खुदा ना खास्ता ये कोई पॉलिटिकल हिट तो नहीं थी। गिरफ्तार रहा है, 3 दिन गिरफ्तार रहा है, और उसके बाद पता नहीं उसने क्या किया है कि आज तक हम उसे ढूंढ ही रहे हैं। उसको छोड़ दिया गया। मैं वापस जब आई तो मैंने जब केस के बारे में परसू करना शुरू किया कि कौन से लोग थे, कौन सा ग्रुप था जिसमें इतने लोग इन्वॉल्व थे, तो उसके बाद उस पर मिट्टी डाल दी गई। लेकिन जो सेकंड अभी रीसेंट केस हुआ कि मैं, आपको पता है मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पोक्स पर्सन भी हूँ और शाम को मैं टॉक शोज़ में भी बैठती हूँ, लेकिन देखें हम लोग पॉलिटिकल, हमारा डिसएग्रीमेंट है, हम पॉलिटिकली एक दूसरे पे ज़रूर अटैक करते हैं, पर्सनल लाइफ में या पर्सनली हम अटैक नहीं करते। तो अब जब ना मेरे खिलाफ कोई करप्शन निकली है ना कुछ और निकला है, तो एक फ्रिवलेस किस्म की पोस्ट चला दी गई जिसमें मेरा पूरा एड्रेस डाल दिया गया, और उसको फिर मैंने देखा मुख्तलिफ जो पार्टीज़ के लोग हैं वो अपने ट्विटर लाइन पे शेयर करते रहे, फेसबुक पे शेयर करते, वो कुछ दिनों में हज़ारों नहीं लाखों में शेयर हो गई, और इस लेवल पे चली गई कि मेरे घर में
नॉन किस्म के लोगों ने विजिट करना शुरू कर दिया, यहाँ के वीडियोस बनानी शुरू कर दी। मैं ऑफिस गई हुई थी या मैं अपना काम पे या मैं कमेटी की मीटिंग्स में बैठी होती हूँ तो मुझे घर से फ़ोन आते थे बच्चों के कि कोई ऐसे लोग आ रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तो फिर मुझे लिखना पड़ा यहाँ पे इंतज़ामिया को कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है मेरे घर में किस किस किस्म के लोग आ रहे हैं। तो ये, और अभी मतलब रिसेंटली इस तरह हुआ है कि पिछले 8-9 दिन ये कैंपेन चली कि मुझे जापान, अमेरिका, कनाडा से लोगों के फ़ोन आए। तो सोचें कि अगर मेरा एड्रेस और मेरी ये पोस्ट इतने दूर तक पहुँचाई गई है तो पता नहीं कौन कौन लोगों के सामने, अब पूरी इवन मेरी स्ट्रीट के सब लोगों ने कंप्लेंट लिखवाई है कि हम सब एक्सपोज्ड हो गए, अननोन रिलेटेड लोग सुबह शाम यहाँ पे मोबाइल लेके फिर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत खौफनाक लेवल पे जा सकती हैं सोशल मीडिया का अगर सही इस्तेमाल ना हो। ये मैं इस सब के तदारुक के ऊपर तो बात करना चाहूँगी, लेकिन पहले मुझे ये बताइए, एक शख्स जो ये सब कुछ कर रहा था वो छूट गया, पकड़ा नहीं गया, दोबारा कब पकड़ा जाएगा नहीं मालूम। दूसरी तरफ है वो लोग कि जो इंतहाई जिम्मेदार समझे जाते हैं, जिनको हम अवामी नुमाइंदा कहते हैं, उनका ताल्लुक आपकी पार्टी से हो, उनका ताल्लुक दीगर पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी बड़े इत्तेहाद से हो। ये इसमें कितना सेंसिबल होना चाहिए था, ये कितनी गैर जिम्मेदारी है कि वो भी धड़ाधड़ शेयर करते चले गए, एक दूसरे से मिलना जुलना रहता है, पूछा तक नहीं, और इल्ज़ाम लगाने में आगे से आगे रहे। तो अब मुझे ये बताइए कि अब आप लोग किस लाइट में, किन खतूत पर काम कर रहे हैं? एक तो ये कि जो कर रहा है वो पकड़ा जाए, दूसरे ये कि जो इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ में शेयर कर रहा है, भले उसकी प्रोफाइल कुछ भी हो, पकड़ाई तो वहाँ भी होनी चाहिए, सवाल तो वहाँ भी होना चाहिए। तो आप लोग इसको स्पीडी करने के लिए, इसको मौसर बनाने के लिए क्या कर रही हैं? किरण देखें, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर डिफेमेशन का केस फाइल किया जाए और अगर मुजरिम को कोई सज़ा ना मिले या उसको कोई पेनल्टी ना भरनी पड़े तो बहुत धड़ल्ले से और बड़ी डिटाई से लोग ये सब कुछ करते रहेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे। देखिए, सोशल मीडिया में बहुत एडवांसमेंट हुई है बिल्कुल, और अनफॉर्चुनेटली शायद अभी हमारी पब्लिक इतनी अवेयरनेस रखती नहीं थी जितनी उनको टेक्नोलॉजी मिल गई है। तो उसका इस्तेमाल सही या गलत दोनों तरीके से बहुत स्पीड से हो जाता है। लेकिन अगर उसमें सज़ा और जज़ा नहीं होगी, अब मेरे केस में ये हुआ था कि जो बंदा छूट गया वो क्योंकि कोर्ट का उसमें सिस्टम था, कोर्ट ने उसको बेल कर नहीं सकते, जाहिर है। तो अगर हम सिस्टम को आपस में इसमें कोहेरेंस नहीं होगी और एक इदारा दूसरे को इन्फोर्स नहीं करेगा तो फिर मामला ठीक रुकेगा नहीं। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं, इस कमेटी में हमने कोशिश ये की कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पीटीए और इंटीरियर मिनिस्ट्री और साइबर क्राइम के लोग आपस में डिस्कनेक्टेड होते थे जब भी इस किस्म के केस हम कोऑर्डिनेशन हो गई है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक, अब हम कोशिश ये करें कि सारे एक एम्बेट के, एक अम्ब्रेला के अंडर आए और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। और इसमें कमल साहब एक मामला ये भी है कि फेसबुक का लोकल ऑफिस होना चाहिए, ट्विटर का भी, जी ट्विटर का क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस मामले में कमल साहब हुकूमत ने क्या किया, कुछ शेयर कर सकती हैं? आपकी स्टेट से रिलेटेड, जी मैं आपको यही बता रही हूँ कि स्टेट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज खड़े हो रहे हैं, जैसे सेक्टेरियनिज्म को आजकल इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था, वो सारे फेक अकाउंट्स थे और सारे बाहर से ऑपरेट हो रहे थे। तो अब हमने हुकूमत की जानिब से लिखा है इन सारों को कि आपको यहाँ पे लाजमी अपने फोरम देने पड़ेंगे, लेकिन उसमें मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हुकूमत कोई लाए अमल बना रही होती है तो बहुत डिस्कशन के बाद वो चीज़ें आती हैं, तो उसको भी फिर मीडिया पे भी इसी तरीके से शो कर दिया जाता है कि शायद मीडिया पे कोई कदगन लगाने लगे। ऐसी बात नहीं है, प्राइवेसीज को आप लोग भी इंश्योर करेंगे करते हैं और मीडिया का विक्टिम भी होते हैं, मतलब उसमें इजहार की आजादी भी होगी, प्राइवेसी भी होगी। ज्यादा हो रही है और इसी को हमने रोकना है, इसी को हमने सही लेना। ठीक है कमल साहब, हम सॉरी वक्त कम था, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थी यार। ये इस समत में हुकूमत काम कर रही है। एनीवेज हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक मेहमान हमारे इस शो की बाकी हैं, स्पेशल इफेक्ट्स आर्टिस्ट हैं वो, और वो होंगी थोड़ी देर में यहाँ पे, लेकिन ब्रेक के बाद। ये जो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इस हाथ पर, अक्सर आप हाथ दिखा रहे हैं, मैं हाथ दिखा रहा हूँ, नहीं वो हाथ नहीं दिखा रहा। अक्सर मूवीज में हम ये देखते हैं, मैंने कह दिया कि हम ये देखते हैं, वो जब मुक्का पड़ता है या एक्सीडेंट होता है, वो दिखाना होता है कि कितनी पायजान चोट लगी है। तो वो बेसिकली स्पेशल ग्राफिक्स जो आर्टिस्ट हैं, ये उनका कारनामा होता है कि उनके फेस पर, हाथ पर ऐसे डिज़ाइन बनाए जाते हैं। मैं इसको डिज़ाइन कह रहा हूँ कि वाकई मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इस वक्त आर्ट वर्क मेरे हाथ पर हो रहा है। राजान इनका नाम है, शी इज़ 19 ईयर्स ओल्ड और लॉकडाउन के दौरान लगता है इन्होंने किरण ज़्यादा अपना हाथ सीधा किया है इस मामले में कि डरावना रूप बनाना हो
या किसी हादसे के बाद वो चोट दिखानी हो, जख्मी दिखाना हो, तो ये राज़ान यासीन के लिए बड़ा आसान है। अभी हम ब्रेक में बैठे थे तो ये मेरे हाथ पे उन्होंने ना ये करना शुरू कर दिया है, एक जख्म बना रही है राज़ान। आप गुड मॉर्निंग भी कहते हैं आपको, कैसी हैं आप? ठीक। तो ये आपने सारा लॉकडाउन में सीखा है? मैंने वैसे 2017 में स्टार्ट किया था, पर लॉकडाउन में मैंने इसको कंटिन्यू किया है। ओके, तो ऐसा होता है कि ये अक्सर ड्रामा में जो हम देखते हैं उसमें आपका भी हमें नजर आता है काम, या अभी नहीं? अभी तो नहीं, क्योंकि अभी मेरे स्टार्ट है। ओके, ये हमारे यहाँ ज़ॉम्बी मूवीज बनेंगे तो फिर आप हमको काम करते हुए काफी दिखाई देंगे, क्योंकि मुझे तो यही याद पड़ता है ना, वो ज़ॉम्बीज बना रहे होते हैं, कहीं कहीं पर परेड्स हो रही होती हैं, तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वैसे आपका शौक है रज़ान कि आप इसे प्रोफेशनली लेकर चले आके, जब शौक की हद तक है? ये वैसे शौक की हद तक है। ओके, मैं कंप्यूटर साइंस में कर रही हूँ वैसे। ओके, तो कभी ऐसा हो आपने अपने फेस पर या हाथ पे कोई चीज बना के अपने अम्मा अब्बा को डरा दिया हो? जी, सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने मम्मा को दिखाया था, तो मम्मा ने चीख मार दी? जी रोना स्टार्ट हो गई थी। क्या आपने बनाया किया था? यस, मैंने फिंगर प्रिंट का किया था सबसे पहला, ओके, लॉकडाउन में। तो उससे पहले कि मामा को मालूम तो था ना क्या वे करती हैं? नहीं पता था, बिल्कुल पता ही नहीं था, और आपने पहली बार इस तरह निकाल दिया उनका? क्योंकि मैंने लास्ट 2017 में पहली बार किया था, एक ही बार किया 17 में, और फिर आपने अब लॉकडाउन में किया? ओके, मटेरियल क्या क्या यूज करती है थोड़ा सा बताएं? हाँ, जो लगा चुके हैं साथ साथ ये बताती भी जाए। और जब भी आपको लगे ना कि बातें करने की वजह से थोड़ा स्लो हो रही हूँ मैं, तो आप हमें बता दीजिए, हम दोनों आपस में बातें कर लेंगे। बिकॉज वी जस्ट हैव 1 मिनट लेफ्ट, इसमें आपको कंप्लीट भी करना है। ये आपने स्कार वैक्स लगाई है? जी, ओके, ये स्कार वैक्स है। मैं डिफरेंट शेड की स्कार वैक्स बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती नहीं है। ओके, खतरनाक शौक है ये। और इस तरह आपने करते करते ये मेरा गोश्त आपने बाहर निकाल दिया हाथ का, पाड़ पूड़ के रख दिया आपने हाथ। ये सही टाइम पे आप डॉक्टर के पास जाते शुएब। मैं बाद में कहूँगा बैंडेज कराने जा रहा हूँ, मैं ले जाऊंगा इसे हॉस्पिटल के पास, हाथ कहूँगा भाई जरा बैंडेज कर दो। देखिए जरा किरण, वैसे छुट्टी मिलनी भी आसान हो जाएगी मेरे लिए, मैं कह दूंगा मेरा हाथ जख्मी हो चुका है। मुझसे मिलके जाइएगा प्लीज। ओके, तो इज इट डन? नॉट येट। ओके जी, पूरा इफेक्ट आएगा ना, तो आसानी से लगते हैं ना, आसानी से जाते हैं। अच्छा, फिल्मी लाइन थी लेकिन अच्छी थी। ओके जी, ओके, फाइन कर रही है, मतलब बिल्कुल फिनिशिंग दे रही है आप। ये तो बिल्कुल मैं फौरन लाइक 2 मिनट्स में बना ली है। नॉर्मली एक जख्म 2-3 मिनट में बन जाता है जी। पूरे फेस का करना हो तो फिर आधा घंटा बहुत है? आधा घंटा 1 घंटा डिपेंड करता है किस नोयत की आपने चोटें डाली बनाई है। ठीक है, चलिए जी, ये थोड़ा सा हाथ क्लोज करके दिखा दे, उठा के दिखा दे शुएब। अभी बन रहा है किरण। तालिब भाई प्लीज। ओके जी, ये भी कुछ हो रहा है, ये भी देखें, अभी चोट बनने के करीब है। करे चोट रास्ते में है, रास्ते में चोट अंडर कंस्ट्रक्शन, तामीराती काम जारी है, तामीराती और तरक्याती काम। अच्छा, आप बहुत तेजी के साथ में कर रही हैं, अच्छी खासी लॉकडाउन में प्रैक्टिस रही है आपकी। अच्छा किरण, वाकई आप चेक करें, वो ओरिजिनलिटी आती जा रही है। एग्जैक्टली, ये एक दिन में 4-5-6 चोटें बना लो तो हाथ सेट हो जाता है जल्दी पर जी। वो तो डिपेंड करता है आपके शौक पे। और ये जितना मटेरियल है आपका, छुट्टी मेरी पक्की होती जा रही है इस चोट के बाद। मैं वो बाद में बात करती हूं। दर्द हो रही है, मुक्का मार के चेक करें आराम से। पायोडीन, ऐसे पायोडीन लग रही है। ये जितना भी मटेरियल आपने लिया है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है या क्या? इसका प्राइस रेंज क्या है, थोड़ा सा बताएं। कितना महंगा या कितना सस्ता शौक है? एसएफएक्स आर्ट के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे मिलती है नहीं। इट्स नॉट डन। ओके, छोड़े किरण को, आप इसे कंप्लीट करें। करे कोई बातों में लगा रही है आपको ताकि मेरी चोट रह जाए और छुट्टी ना मिले मुझे। नहीं शुएब, मैं ये चाह रही थी थोड़ा देर में बनती रहे ये। अच्छा, तो छुट्टी मैं कर लूंगी। लिटरली मैंने 30 सेकंड्स बाद नजर डाली किरण, तो वाकई एकदम मैं खुद भी लगा कि हैं, मुझे भी दर्द हो रहा है, काफी हो रहा है। आपने मेहंदी बहुत प्यारी लगाई माशाल्लाह। थैंक यू। चलिए जी, देखिए मेरा ख्याल है इट्स ऑलमोस्ट डन। ओके जी, दिस इज डन नाउ। ये कुछ ऐसा इन्होंने मेरी हाथ पे चोट बनाई है, ये देखिए चोट बनाई है। और ऐसे ही ये डिफरेंट किस्म के जो है ना चोटें ये बना सकती हैं। इस चोट पे 2 दिन की छुट्टी नहीं, वैसे हफ्ते की छुट्टी बनती है। थैंक यू राज़ान, थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे। वक्त बड़ा कम था, तेजी से गुजर गया और हमने सीखा कि चोट ऐसे भी लग सकती है।
अगले हमारे मेहमान हैं कौन? अरशद चाय वाला। या फिर अरशद नीली आंखों वाला। अरशद नीली आंखों वाला, क्योंकि किरण मशहूर हुए थे चाय वाला के नाम से ये, और उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि इनकी ख्वाहिश है, इनका ख्वाब है कि अपना कैफ़े बनाएं, और इस कैफ़े का नाम भी वो रखना चाहते थे चाय वाला, बिकॉज ज़ाहिर है ये मशहूर चाय वाला के नाम से हुए थे। देखिए पिक्चर्स तो वायरल हो गई थी, बहुत मशहूर हो गई थी, इसके बारे में अब क्या हो सकता है? ये भी उतनी शोहरत पाएगा। अल्लाह हाफिज़ में किरण, हमारे बिल्कुल हम जब भी उनसे बात करेंगे हम बेस्ट विशेस भी देंगे। इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में भी कदम रखा, इन्होंने मॉडलिंग भी की। इसके साथ साथ किरण जो इनका बेंचमार्क था ना चाय, इन्होंने उसको अलग नहीं किया अपने से। इन्होंने कहा ये मेरी पहचान है चाय, तो उन्होंने चाय को अपने से जुदा नहीं किया। वैसे जो चाय के दिलदादा होते हैं वो चाय से दूर जा नहीं सकते, वो चाय के वैसे शिदाई होते हैं। अरशद ने में ज्वाइन किया। अरशद खान, गुड मॉर्निंग। और ऊपर चलो। गुड मॉर्निंग। अरशद, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, और ये बहुत अच्छा माहौल हमें दिख रहा है। थोड़ा सा बताएंगे इस कैफे से मुतालिक, कितना वक्त लगा आपको? बिकॉज लास्ट टाइम जब बात हुई तब भी आपने कहा आप तैयार करें, और अभी इनॉग्रेशन कब है, ओपनिंग कब है इसकी? थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। और ये इस पे मैंने ब्रांड लॉन्च किया था तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं इसके। ओके। बीच में हम लोगों ने काम स्टार्ट किया कैफ़े पे, उसके बाद फिर वायरस की वजह से डिले हो चुकी है, छोड़ दिया हम लोगों ने। अभी काम स्टार्ट किया है उसमें, तो अभी इंशाल्लाह 10 अक्टूबर को इसकी ओपनिंग है। अच्छा, मुझे ना ओपनिंग तो है, थोड़ा ओपनिंग की तैयारियां बताएं। आपने तो बिल्कुल ट्रक कार्ट है, वहाँ पर स्कूटी रखी, तो आपने छोटी छोटी सी बड़ी ट्रिक्स करके रखी है लोगों को बुलाने की। यहाँ पर चाय के अलावा माहौल भी बहुत दिलचस्प आप लोगों ने क्रिएट किया है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ट्रक आर्ट क्यों पिक किया आपने? जी बिल्कुल, पूरा टोटली ट्रक आर्ट के पे डिज़ाइन हुआ है। ये हमारी टीम है, उसने डिज़ाइन किया, तो जो डिस्कस हुई थी, फिर उसके बाद जो है ना हम लोगों ने फाइनल किया कि ट्रक आर्ट के उस पर बनेगा। फिर उन लोगों ने, मेरी जो टीम है उन्होंने इस पर विजिट किया, चेक किया, उसके बाद प्रॉपर तरीके से इन लोगों ने डिज़ाइन किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको ऐसा तो नहीं लगता, कहीं मेरा अंदाज़ा है ये हो सकता है आगे जाके ऐसे ही हो, लोग चाय पीने और स्नैक्स खाने तो बाद में आएंगे, पहले आपके साथ सेल्फी लेने आएंगे। यस। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। आसपास धूम मच गई है क्या? अरशद का है ये सारा सेटअप? जी ये सेटअप जो है वो हमारी जो टीम है उन लोगों ने किया है। इसमें मैं कह रही हूँ आपकी धूम तो मच गई होगी ना। अगर किसी को पता चले कि मैं जिस बिल्डिंग के नीचे से गुजर रहा हूँ ऊपर अरशद है, तो लोग तो आएंगे और वो ख्वाहिश करेंगे कि जब भी वो जाए अरशद वहां पर हो। जी बिल्कुल, जरूर। अभी भी आ रहे हैं ओपनिंग के, अभी तक ओपनिंग हुई नहीं है, तब भी लोग आ रहे हैं। तो अब जब वो आते हैं अरशद, अभी भी वो ये ख्वाहिश करते हैं कि अरशद आपके हाथ की चाय पीनी है? जी जरूर करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई हम ये तो ख्वाहिश है, हम बहुत दूर से आए, आपके हाथ की चाय हम पियेंगे। और ऐसा तो होगा जो ओपनिंग के बाद भी वो कर जी इंशाल्लाह जरूर होगा जब टाइम होगा हमारे पास। अभी तो हम बहुत ज्यादा बिजी है, मसरूफ है, तो इंशाल्लाह जरूर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये मसरूफियत जो आपने कहा, थोड़ा सा बताएंगे, मसरूफियत सिर्फ इस कैफ़े को बनाने की है, इसकी तैयारी की है, या उसके अलावा भी आपकी कुछ मसरूफियात हैं? क्योंकि हमने देखा आपको कि आपने मॉडलिंग तो की, लेकिन फिर आप गायब हुए। ये कोरोना की वजह से हो गया या कहीं पे मसरूफियत थी, वो बताएं। नहीं, कोविड की वजह से भी गायब हो गए थे। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा फोकस अभी मेरा कैफ़े पे है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक ऐसा इदारा बनाना चाह रहा हूँ जिसमें गरीब बच्चों को जिनके माँ बाप उनके खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक ऐसा इदारा बनाऊँ जिसमें वो पढ़ाई भी करें और साथ में एक हुनर भी सीखें। ओके, ये तो बड़ी अच्छी सोच है आपकी। तो आप उस इदारे पर भी ज़रा सोच रहे हैं, डेफिनेटली फाइनेंसर्स भी रिक्वायर्ड होंगे उसके लिए आपको। अरशद, ये जो कैफ़े आपने यहाँ पर बनाया, आपका इरादा है इसकी ब्रांचेस, इसकी चेन्स और शहरों में भी हों? कराची में ख़ास तौर से?
कि चाय के दिल दादा है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है ना। जी बिल्कुल, ये मैंने एक ब्रांड लॉन्च किया है, एक कैफे मैंने नहीं बनाई, मैंने ब्रांड लॉन्च किया है, ये मैंने फ्रेंचाइज दी हुई है, मैं फ्रेंचाइजर हूँ। ओके। फ्रेंचाइजी को मैंने, ये भी हमारे फ्रेंचाइजी ने बनाया। वो मुझे नहीं ना, आप मुझे ये बताएं ना अरशद, कराची आ रहे हैं? जी इंशाल्लाह जरूर। अभी कराची पे भी हमारी कैफे की इंशाल्लाह होगी लॉन्चिंग। कब काम हो रहा है इससे मुतालिक? जी इंशाल्लाह जरूर होगी, कराची में होगी, बल्कि ऑल पाकिस्तान में होगी। अभी हमारी जो सेकंड आ रही है वो मरी में आ रही है। ओके, यानी पहला इस्लामाबाद, दूसरा मरी। कराची का नंबर कब आ रहा है? कितनी वर्किंग हुई है? कराची का नंबर इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है। बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया और मस्जिद बन चुका है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ, इरादा है, देखें कब काम करते हैं आप लोग इसके ऊपर। देखें मजीद लोग राब्ता भी करें, और मजीद जो मैं इन लोगों को ये कहना चाहूँगा, किसी को अगर फ्रेंचाइज चाहिए तो वो मेरे ऑफिशियल पेज पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो किसी और शहर में अरशद चाय वाला के नाम से कैफे खोल सकता है, फ्रेंचाइज लेनी पड़ेगी। ये बताएं मुझे अरशद, ये तो सारा हमने जो सारी जो बात की वो तो हमने की कैफे से मुताल्लिक। मुझे बताएं कि आपकी अपनी सोच शोबिज़ इंडस्ट्री को लेकर क्या है, क्योंकि ज़ाहिर फेम मिला आपको उससे, आप चाहते हैं कोई काम आप करें, शोबिस इंडस्ट्री में काम करें, और अगर ऐसा हो रहा है, कोई किसी से राब्ता है तो वो भी शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, काम मैं अभी कर रहा हूँ, मॉडलिंग भी कर रहा हूँ, एक्टिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ में। अभी तो मेरे अपने शो मैंने स्टार्ट किया जिसका नाम है चाय वाला एंड फ्रेंड्स, जिसके 3 एपिसोड आ चुके हैं। ओके, वाह, वेरी नाइस। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जी उसका? अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसमें क्या है, थोड़ा सा शेयर करेंगे, उसमें क्या कर रहे हैं आप उस शो में? जी उसमें जो मैं अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं उसको मैं बीच में बुला रहा हूँ, और उसमें जो टैलेंट है, टैलेंट को हम बुलाना चाह रहे हैं, और टैलेंट को बुलाते हैं हम लोग। हमारी एक कंपनी है ज़ेंतम टैलेंट, जो कि वही प्रमोट कर रही है। अच्छा, चलिए देखिए, वक्त बड़ी तेज़ी से सरकता है। मुझे ज़रा ये बताइएगा, जब आपने ये सोचा कि भाई एक अच्छा सा सेटअप होना चाहिए, चाय पीने का एहतमाम हो जहाँ पर मुख्तलिफ स्नैक्स हों, थोड़ा सा मुझे बताएंगे, आपने काम भी किया, आप ज़ाहिर है आप जानते हैं चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज में। कोरोना से पहले, कोरोना के बाद क्या हालात, और इस सब में महंगाई ने कितना परेशान किया आपको? महंगाई ने तो सब कोई परेशान किया पूरी दुनिया में, एक हमें नहीं ना, एक पाकिस्तान में हर जगह में हर एक बंदे को परेशान किया है। बट क्या करें जी, कंट्रोल करना चाहिए, बर्दाश्त करना। दुआ करें महंगाई खत्म हो जाए। चलें अर्शद, थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम बैक। साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन में आपको लेकर चलते हैं, और लेकर जाने की वजह है क्या, एक अदद बंदर, क्योंकि ये बंदर है भूखा और खाने की तलाश में लोगों के घर में घुस जाता है, सब्जी फल सब कुछ खा के भाग जाता है, ड्राई फ्रूट भी ढूंढता रहता है कहाँ पड़े हैं। लेकिन हुन ऐप फड़ा गया जे, पुलिस ने इसको पकड़ लिया है कि तुम क्या हर घर में घुसते हो, खाना पीना खा के भाग जाते हो। और एक बंदर पहुंचा घर घर, वजह थी भूख। लेकिन अब वो पहुंच चुका है जेल, सलाखों के पीछे। लेकिन सजा भी दे रहे हैं। अब पुलिस उसकी खातिर करेगी, खातिर मदारत करेगी। अब वो खाना खिला देंगे। पहले ही ऐसे खिला देते नहीं, पहले हाथ नहीं लग रहा था, शरारत कर रहा था। चलो, ये शरारती बंदर की बात तो हमने कर ली, बढ़ते हैं आगे। एक खबर हमारे पास डाइट से मुताल्लिक है, और आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि डाइट की जब हम बात करते हैं, वो चाहे कीटो डाइट हो चाहे दूसरी डाइट हो, जब भी हम हेल्दी ईटिंग नहीं करेंगे, क्लीन ईटिंग नहीं करेंगे, पोर्शन कंट्रोल डाइट नहीं करेंगे, साथ में एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ये डाइट वाइट शाइट जो है ना, ये हमें खराब कर सकती है, तबीयत बिगाड़ सकती है, भारी पड़ सकती है। और ऐसा हुआ भारतीय अदाकारा के साथ, डाइटिंग करने की वजह से उनकी डेथ हो गई। पहले तो ये कि सेहत खराबी, उसकी तरफ जाना, लेकिन यहाँ तो जानी चलेगी। 27 साल अदाकारा, कीटो डाइट की वजह से ये कहा जा रहा है कि उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा आया इनके ऊपर, इनके गुर्दे फेल हो गए और यही इनकी मौत की वजह बनी। मिस्टी मुखर्जी तेलुगु और बंगाली फिल्मों के अलावा अब बॉलीवुड फिल्मों में भी आ चुकी थी, काम कर चुकी थी। उनका प्रोफेशनल करियर एक तरफ, उनकी मेहनत, उनका टैलेंट सब एक तरफ, लेकिन वज़न घटाना था और इसके लिए उन्होंने कीटो का सहारा लिया। वो
ऐसा क्या करती, कोई भी ऐसा क्या करे कि वो इसके जो ये बैड इम्पैक्ट्स हैं इस सब से बच सके। हम इसी सब के ऊपर आज बात करेंगे। माहिर ग़िज़ाइयत सहर जावेद चावला हमको ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। आई होप आप दोनों भी ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये खबर आपने देखी सहर? जी, खबर भी मैंने देखी है और ये टॉपिक भी मेरा बहुत फेवरेट है बिकॉज मैं बहुत कोशिश करती हूँ अवेयरनेस क्रिएट करने की कि कीटो डाइट किन लोगों को करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। आपने तो वो खुद ही क्वेश्चन वो उठा दिया जो हम उठाना चाहते थे। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो हमारा नॉर्मल डाइट का पोर्शन होता है उसमें हमारे पास कम से कम 50% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 30% फैट होना चाहिए और 20 से 25% हमारे पास प्रोटीन होना चाहिए। जब हम कीटो डाइट पे आते हैं, अब एक नॉर्मल बंदा, क्योंकि नॉर्मली हम रूटीन में इसी तरह खा रहे होते हैं, हम रोटी भी खा रहे होते हैं, हम स्टार्ची वेजिटेबल्स भी खा रहे होते हैं, हम फ्रूट भी खा रहे होते हैं। जब हम कीटो डाइट पर आते हैं हमारी बॉडी एक नए मैकेनिज्म की तरफ स्विच कर जाती है जिसमें आप सिर्फ 5% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं और आप 70% एनर्जी फैट से लेते हैं और प्रोटीन का पोर्शन आपके पास वही रहता है। तो जो बॉडी में चेंजेस आती हैं वो बहुत ड्रास्टिक आती हैं। थोड़े अरसे के लिए, ये तो मैं दरिया को कुएं में बंद करने की आज कोशिश करूंगी, थोड़े अरसे के लिए तो वो चेंजेस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, लेकिन जब आप ज्यादा देर तक उसको लेके चलेंगे तो आपकी बॉडी जिस स्टेट में आती है उसको कीटोसिस कहते हैं, जिसमें कीटोन बॉडीज बनती है, जिनकी जो तासीर है उसमें तेजाबियत होती है। बॉडी का जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी का पीएच न्यूट्रल नहीं रहता। बॉडी का नॉर्मल पीएच 7.35 होता है जो न्यूट्रल होने की तरफ होता है। जब वो तेजाबियत की तरफ आ जाता है, मैं खासतौर पे इन एक्टर्स के हवाले से बात करना चाहूंगी क्योंकि हमारी किडनीज बड़ा इंटेग्रल, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में। इससे इनको किडनी फेलियर हुआ है, इससे इनको रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हुआ है और मुझे यकीन है कि ये बड़ा क्रॉनिकली कीटो डाइट कर रही थी क्योंकि जो आपके पास किडनी फेलियर है, जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये बड़े लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं कीटो डाइट के। एक और बात, क्योंकि ये मॉडल थी साहिबा, ये एक्ट्रेस थी, तो ये जरूर वर्कआउट भी करती होंगी। मैं आज आपके चैनल के मीडियम से सबको बताना चाहूंगी कि जो कीटो डाइट है दैट इज नॉट फॉर पीपल हु वर्कआउट। ना ये स्ट्रेंथ ट्रेनर्स के लिए है, ना ये एंड्योरेंस ट्रेनर्स के लिए है। एंड्योरेंस ट्रेनर्स का मतलब है वो लोग जो अपना लीन बॉडी मास मेंटेन करना चाहते हैं, साइक्लिस्ट, स्विमर्स। लोग ये समझते हैं लीन बॉडी मास वाले कि हमें प्रोटीन सबसे ज्यादा चाहिए होती है। अभी रिसेंटली मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में इस पर एक अवेयरनेस इवेंट भी कराया। नहीं, जो एंड्योरेंस ट्रेनर्स होते हैं जिनको लीन बॉडी मास चाहिए होता है उनको कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा चाहिए होती है। ऐसा बंदा जब 5% कार्बोहाइड्रेट लेना शुरू हो जाएगा उसकी बॉडी में तो नेगेटिव चेंजेस आएंगे। और जो स्ट्रेंथ ट्रेनर्स होते हैं उनको भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। तो जो लोग वर्कआउट रिजीम करते हैं और जो लोग जिनका प्रोफेशन इस तरह का है कि which requires a certain form of body type, उनको किसी न्यूट्रिशनिस्ट, किसी काउंसलर, किसी डॉक्टर के बगैर कीटो डाइट पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोग इजाजत दें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि लोगों के लिए थोड़े कीटो फायदेमंद हो सकती है। थैंक यू जी। वो खवातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आपके पास अपने साथ जिस हार्मोन के मसले के साथ आती है उसको आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए, इंसुलिन के लेवल्स कम करने के लिए थोड़ी देर के लिए कीटो बहुत ज्यादा अच्छी है। वो लोग जिनको ओबेसिटी का मसला, उन्होंने अपने आप को किक स्टार्ट जंप देना है, वो 15-20 दिन, महीने के लिए कीटो कर सकते हैं ताकि जब उनका जंप स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जितने भी लोग ओबीस होते हैं नॉर्मली उनमें भी इंसुलिन के लेवल्स हाई होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला होता है, कम करना होता है। जो कैंसर के मरीज हैं उनको हम वक्फे वक्फे से कीटो डाइट पे डाल सकते हैं, क्योंकि कीटो जब आपके पास इंसुलिन कम करती है, इंसुलिन आपके पास ग्रोथ हार्मोन को भी कम करता है, और जब कैंसर के पेशेंट्स में ग्रोथ हार्मोन कम होता है तो फिर जो कैंसर की पोटेंशियल है वो भी आपके पास कम होता है। इसके एक्ने की प्रॉब्लम है वो थोड़ा बहुत अपने ये सब न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से कभी कभी कीटो डाइट कर सकते हैं। और वो लोग जिनको बहुत ज्यादा कीटो डाइट पे रहना पड़ता है वो होते हैं आपके पास एपिलेप्टिक पेशेंट्स। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब एपिलेप्टिक पेशेंट्स कीटो डाइट करते हैं तो उनकी बॉडी में जो कीटो बॉडी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है, जब उसका लेवल ज्यादा हो जाता है तो वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर, वो हार्मोन जो आपके पास एक्साइटेशन कन्वर्जन्स यानी सीजर से एसोसिएटेड होता है, उसके लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं। तो एपिलेप्टिक पेशेंट्स अपने न्यूट्रिशनिस्ट की रिकमेंडेशन से कीटो डाइट कर सकते हैं। एक नॉर्मल बंदे को अगर कीटो डाइट करनी है तो आप कीटो नहीं करेंगे। आप कीटो की तासीर किस तरह लेंगे ये मैं अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू लेंगे। जब आप कीटो डाइट करते हैं तो आप अपनी बॉडी में, वैसे भी जब आप एक ओवरनाइट फास्ट पे जाते हैं आपकी बॉडी जो है वो 3 से 6% कीटोन बॉडी से एनर्जी डिराइव करना शुरू कर देती है। अगर आप 3 हफ्ते तक कॉन्टिन्यूस फास्टिंग करते हैं ये परसेंटेज 3 से 40% पे आ जाती है। तो आपको खाली फैटी डाइट लेने की क्या जरूरत है?
इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, यानी आप 12 से 16 घंटे का डेली विंडो पीरियड गुजारें जिसमें आप कुछ ना खाएं, आपकी बॉडी में वैसे ही कीटोन बॉडीज की तासीर थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। और जब कीटोन बॉडीज की तासीर थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, यानी जिस पीरियड में आप खाएंगे उस पीरियड में आप कार्बोहाइड्रेट भी लें, फाइबर भी लें, फ्रूट्स भी लें, वेजिटेबल्स भी लें, तो इस तरह आप कीटो डाइट का फायदा भी उठा लेंगे और आप अपने आप को कार्बोहाइड्रेट से पूरी तरह डिप्राइव भी नहीं करेंगे। आपने बताया, बहुत अच्छा आपने बताया। पेशेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग पे डालती हूँ। और अल्लाह ताला ने भी साल में एक बार रोजे क्यों रखे हैं? इसलिए रखे हैं क्योंकि अगर बेनिफिट्स बहुत है, बिल्कुल आप उसके फिर फायदे उठा सकते हैं। और अल्लाह ताला ने भी हमें कहा है कि जब रोजे के बाद अफ्तारी से सहर के बीच हमें सब कुछ खाने के लिए कहा हुआ है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग या रोजा जो है, आप 3 महीने बाद 15-20 दिन के रोजे रखें, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें ताकि बॉडी में नॉर्मली कीटोन बॉडीज आई हो, ताकि बॉडी फैट बर्न करना शुरू कर दे, डिटॉक्सिफाई करे खुद को, दिमाग में अच्छे हार्मोन्स का लेवल बढ़े, मेंटल फैट बर्न करने के लिए, थोड़ा सा खुद को मैनेज करने के लिए, वजन घटाने के लिए सिर्फ कीटो नहीं, इसके अलावा भी दूसरे 2-3 तरीक़े हैं कि जो आजकल बड़े आजमूदा समझे जा रहे हैं और इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। उसमें 2-3 के बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही थी। जैसे आप मुझे ना ज़रा जल्दी से इसके बारे में बताएं, वैसे तो आप जल्दी से ही बताएंगे, कुछ भी पूछूंगी मैं, आई नो। ये जो नाश्ते में भी अंडे बिना जर्दी के खा लिए, फिर उसके बाद में वही लंच में कर लिया, फिर उसके बाद में वही डिनर में कर लिया, 5 दिन मैंने इस तरह से गुजार लिए, मैंने नमक और शुगर नहीं लिया, मैंने बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट्स को हाथ नहीं लगाया। वज़न तो कम होता है लेकिन ये भी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। मैं अगेंस्ट हूँ इसके। मैंने आज तक अपने किसी भी पेशेंट को ऐसी डाइट रिकमेंड नहीं की है, ना ऐसी डाइट पे जाने देती हूँ। मैं अपने पेशेंट को जो भी डाइट देती हूँ उसमें सब कुछ होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ऐसा नहीं हुआ अल्लाह शफा देने वाले किसी के रिजल्ट्स ना आए हों। इसके शदीद नुकसान हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि अंडे की जर्दी फेंकनी नहीं चाहिए, बहुत बड़ी मिथ है। जितने भी हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, लाइकोपीन, वो सब अंडे की जर्दी में होते हैं। प्रोटीन उसमें तो सिर्फ एल्ब्यूमिन है। आप सिर्फ एल्ब्यूमिन ले रहे हैं और आप सब कुछ फेंक रहे हैं। और आपको क्या पूरा दिन सिर्फ अंडा चाहिए? आपको पूरा दिन फाइबर चाहिए। कीटो डाइट का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है क्योंकि फाइबर नहीं होता। That is a type of complex carbohydrate। जब आप फाइबर निकाल देते हैं, आप शदीद कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको रहना शुरू कर देती है, along with other effects जो भी टाइम के साथ साथ आते हैं। आप फाइबर नहीं लेंगे, आपका मैं बता दूं बॉडी का 80% डाइजेस्ट एग्जैक्टली, क्योंकि जाहिर है जो आपने खुद कह दिया, फाइबरलेस अगर डाइट होगी तो कॉन्स्टिपेशन, एंड कॉन्स्टिपेशन इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल द डिजीजेस, तो फिर जाहिर है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका तबाह हो जाएगा। सहर, मुझे प्लीज़ बताएं सुनने वालों के लिए, क्योंकि जाहिर है आपने इतना एक्सप्लेन तो किया इस कीटो डाइट को, कीटोसिस को, बट फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टबर्न फैट है, बेली फैट है, विसरल फैट है, इसको कम करना चाहते हैं कोई साहब या खातून, कोई आसान सा नुस्खा भी बता दें। सबसे बेहतरीन नुस्खा विसरल फैट आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस और कॉर्टिसोल हाई होने की वजह से होती है। इसको तोड़ने का तरीका इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी आपने 12 से 16 घंटे पीरियड रखना है, शाम के 6 से सुबह 10 बजे तक कुछ ना खाएं, सुबह का आगाज 30 मिनट की वॉक से करें, इंसुलिन और कॉर्टिसोल कम होगा। नाश्ते का आगाज हाई फाइबर और प्रोटीन से करें ताकि शुगर क्रेविंग्स कम हो, पेट ज्यादा देर तक भरा रहे, ऑफ कोर्स जंक फूड वगैरह से दूर रहें। और देन देयर आर गेट कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स जो हर एक की कंडीशन, थोड़ा मुश्किल टास्क भी दे देती हैं आप वैसे ना। कस्टमाइज्ड डाइट प्लान तो जाहिर है वो फिर आपकी पॉइंट तो खैर वैलिड है किरण, के डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है, आपने कितना वेट लूज करना है, आपकी एज क्या है, आपकी रूटीन क्या है, आप कितने घंटे सिर्फ टीवी पर ड्रामे देखते हैं और कितना घंटा आप काम करते हैं फिर वर्किंग वुमेन। थैंक यू सो मच सहर, आप साथ मौजूद थी और आपने इसको कर दिया। और आप कीटो डाइट के तो खैर खिलाफ हैं, लेकिन आपने ये ज़रूर कहा कि कुछ लोग कर सकते हैं, कौन लोग कर सकते हैं, उससे मुतालिक भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। बहुत अच्छा मौजू था, थोड़ी मालूमात इस सिलसिले में ज़रूरी भी बहुत थी, आगे बढ़ना ज़रूरी भी बहुत है। हुकूमत ने सिख यात्रियों के लिए दरबार साहिब करतारपुर को दोबारा खोल दिया है। अब यहाँ पर आम सयाह भी आ सकेंगे, तो इसी सब के ऊपर हम बात करेंगे अब नुमाइंदा समा शकरगढ़ मोहम्मद काशिफ जावेद से। काशिफ प्लीज़ हमें बताइए ना इस बारे में। जी किरण, बिल्कुल हमेशा की तरह हुकूमत पाकिस्तान ने इस बार भी खुले दिल का मुजाहरा किया है और 16 मार्च को जो आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से जहां पे दीगर ज़िंदगी के मामलात मफलूज हो गए थे, वहां पे दरबार साहब करतारपुर को भी सिख ज़ायरीन और लोकल जो सियाह हैं उनके लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद जब ये कोरोना वायरस के जो आलमी सतह पे जो कोरोना वायरस की वबा हैं उसके बादल छटे हैं, तो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सिख कम्युनिटी के लिए दरबार साहब करतारपुर को खोल दिया गया। मैं मज़ीद बताऊं तो कुछ अरसा कबल भी हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जो भारतीय हुकूमत जिसने नाम नहाद जमहूरियत का लिबादा उड़ रखा है, उसको 2 खत लिखे थे कि
जो बाबा गुरु नानक है उसकी 481वीं बरसी के मौके पर भारत की तरफ से सिख यात्रियों को दरबार साहब करतारपुर आने की इजाज़त दी जाए, जिसका भारतीय हुकूमत ने किसी भी तरह का कोई हुकूमत को जवाब न दिया। इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान की जानब से दरबार साहब करतारपुर को सिख कम्युनिटी के लिए और लोकल विजिटर के लिए खोलने का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद पूरी दुनिया के सिख और पाकिस्तान से जो सिख हैं वो दरबार साहब करतारपुर पर जाके अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। अगर नहीं अदा कर रहे तो वो सिख जो भारत में बस रहे हैं और जिनके हकूक़ भारतीय हुकूमत ने गस्ब कर रखे हैं और वहाँ पे दीगर अक़लियतों के भी हकूक़ गस्ब कर रखे हैं, उन पर ऊपर पाबंदी लगी हुई है कि वो दरबार साहब करतारपुर पर नहीं आ सकते। दरबार साहब करतारपुर के आने के लिए कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत की तरफ से एक SOPs तय पाए हैं। उस SOPs पे अमल दरामद करने के बाद ही सिख यात्री और लोकल विजिटर वहाँ पे जाके अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने अपडेट किया। एकदम वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कोरोना आया और तब्दीलियां लेकर आ गया, मतलब बहुत सारे मामलात पर इसका इम्पैक्ट आया, बहुत सारे मामलात बदल के रह गए, सेलिब्रेशंस का अंदाज भी बदल गया। अब वो शादी ब्याह हो, बारात हो, पार्टीज़ हो, ये सारे के सारे इवेंट्स तो SOPs के साथ होते ही हैं, लेकिन क्या बर्थडे पार्टीज़ ये भी SOPs के साथ की जा सकती हैं? इसका इनेकाद किया जा सकता है? कैंडल को आप ड्रायर से बुझा दें, अरे फूंक ना मारे। शोएब, आपके पास भी ना, आपके दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं और मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, तो ये बहुत सारे आइडियाज़ और ये बहुत सारे सवाल, आज हम इसी सब के ऊपर बात करेंगे। इवेंट प्लानर तूबा मीर हमको ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सदियों बाद मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। मुझे पता है आप बहुत टैलेंटेड है, मुझे पता है यू आर गर्ल विद सॉल्यूशंस। अब मुझे ये बताइए कि बर्थडे पार्टी होगी और वो जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो थोड़े फासले से आए, केक कटे, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाए, केक खाए, SOPs के साथ में ये सब कुछ कैसे हो पाएगा और सर्जदर्ज क्या होनी चाहिए? देखिए, जब कोरोना का रुझान ज़्यादा बढ़ गया था, केसेस ज़्यादा थे, तो लोग SOPs का बहुत ख्याल रख रहे थे, मास्क पहन रहे थे, अपने एक दूसरे में डिस्टेंस रख रहे थे। बच्चों का तो हमारे साथ जो है इंटरेक्शन होता ही नहीं था। फैमिलीज़ हम लोगों को आउट करने के बाद, अपने इवेंट को डेकोरेशन वगैरह के बाद बच्चों को इन करती थी। लेकिन अब जब से केसेस थोड़े से कम हुए हैं, यानी ख़त्म ही हो गए, तो SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। एज ए टीम, एज एन इवेंट प्लानर्स हम तो रखते हैं, हमारी टीम रखती है। लेकिन ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि अब उस तरीके से ख्याल रखा नहीं जा रहा। लेकिन मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि इस कोरोना के दिनों में जब आपने इवेंट प्लान किया तो आपके माइंड में था अच्छा मुझे ऐसी डेकोरेशन करनी है कि उसमें इतनी स्पेस हो, वो इतना ओपन एरिया हो कि बच्चे अगर आएँ, और फॉर इंस्टेंस अगर फैमिली ने कहा कि हमें 50 बच्चों का एक इवेंट करना है तो आपने उसके हिसाब से प्लान किया कि अगर पहले एक छोटा कमरा था तो अब बड़ा हॉल हो या बड़ी ओपन स्पेस हो ताकि डिस्टेंस मेंटेन हो। और ये कि एक फरमाइश मैंने बहुत सुनी, और ये कि अब तो मैंने सोचा है अगर मैं अपनी बर्थडे पार्टी करूंगी तो मैं ये ज़रूर करूंगी कि वो फ्लोर पे ना पूरे बलून्स ही बलून्स बिछे हो। कोरोना SOPs में इस फरमाइश के ऊपर अमल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। बर्थडे पार्टीज आपको पता है छोटी जगहों में ज़्यादा होती हैं रादर देन के एक हॉल में हो या बड़ी जगह पर हो। तो हमने तो शुरू में इवेंट्स लिए ही नहीं, जितने भी नॉन इवेंट प्लानर्स हैं, दे वर नॉट गोइंग फॉर द बिगर इवेंट्स। छोटे भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उसमें आप SOPs फॉलो नहीं कर सकते। अच्छा, जो मैं थोड़ा सा समझ पाई हूँ कि जहाँ पर आपने SOPs को फॉलो करने की कोशिश भी की, वहाँ पर आपने फिर फ्लोर के ऊपर नहीं फ्लोर के ऊपर नहीं किया, फिर आपने दीवारों को ज्यादा सजाया, बिल्कुल उसको ज्यादा सजा दिया। फ्लोर पे तो हम डेकोरेशन करते ही नहीं, हम अपनी सारी इन्वेंट्री को सैनिटाइज करके लेके जाते हैं इवेंट पर, मास्क पहनते हैं और एक दूसरे तो फासला रखते ही रखते हैं, लेकिन हम अपने क्लाइंट से भी इंटरेक्शन बहुत कम करते हैं। और क्लाइंट्स की तरफ से ऐसी फरमाइश आती है कि भाई बर्थडे की जो थीम है उस तरह के कुछ मास्क भी बनवा के दीजिए। हाँ आती है, ये भी आती है। ये बताइए ऐसा किया आपने? बिल्कुल ऐसा होता है, जैसे बैटमैन की थीम है तो हमने बैटमैन के मास्क बना के दिए, तो उनके फ्रोजन है तो एल्सा का बिल्कुल एल्सा का बना के दिया, तो उस हिसाब से ही होता है कि डेकोरेशन हुई हुई। आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में भी जो है वो वेडिंग ड्रेसेस के साथ वेडिंग मास्क है, तो ये ऐसी फरमाइशें भी आती हैं क्लाइंट्स की तरफ। अब मुझे ये बताएं कि ये तो हो गया कोरोना और SOPs, लेकिन जनरली जब हम बदलते ट्रेंड्स की बात करते हैं
इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है? बिकॉज हमने लास्ट ईयर से देखा ये बैलून वाला थीम ना बहुत ज़्यादा था, वो ढेर सारे बैलून्स और पूरी वॉल पे। अब लेटेस्ट क्या चल रहा है? देखिए पहले ज़माने में होता था कि बच्चा जब पैदा नहीं हुआ ना तो पेरेंट्स उसके लिए ना एडमिशन और ये सारी चीज़ें पहले लिस्ट डाउन करते थे। अब ये नहीं करते, अब वो कहते हैं पहले ही हकीका बॉक्सेस हो जाए, बर्थ अनाउंसमेंट बॉक्सेस हो जाए और जेंडर रिवील पार्टी। आजकल ये बहुत है, वो जो केक कटिंग होते हैं कि पिंक केक निकलता है या ब्लू निकलता है, व्हाट इज द जेंडर ऑफ द बेबी, तो ये बहुत ज्यादा इन है। और जैसे जैसे बच्चा माइलस्टोन अपने अचीव करता है इन एन ईयर तो उसकी भी डेकोरेशन जो है ना मंथली करवाते हैं। जी बिल्कुल। ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं, ये जो बैग्स बन रहे हैं, तो कोरोना के दिनों में ऐसा हुआ कि भाई में मास्क या सैनिटाइजर तो लाजमी रखिएगा। बिल्कुल भी नहीं। आई एम सो सॉरी टू टेल कि that's what reality is. That's what reality is. आपने आइडिया नहीं दिया कि भाई इसको ऐसे कर लीजिए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम टॉफीज रखने थे। हाँ, उनको वही कैंडीज एंड टॉफीज वो चीजें रखनी थी। SOPs तो फॉलो नहीं की जाती। इवन अभी कभी मैं आपको बताऊं कि क्लाइंट्स की तरफ से ये क्वेरीज भी नहीं आती कि आप लोगों की टीम या आप लोग मास्क वेयर करेंगे, बट फाइन काम कर रहे हैं सबके ऊपर। बिल्कुल खुदा ना खास्ता दिसंबर तक मामला पता नहीं क्या बने, लेकिन हमें इसके ऊपर काम करना है। कुछ एक दो आइडियाज जो आप देखिए, मामला अगर अवेयरनेस का है ना तो बात करने से ही बेहतरी आ सकती है। तो अब आप 2-3 पॉइंटर्स जरा प्लीज, जो लोग आपसे कांटेक्ट करें या इवेंट प्लानर्स की तरफ जाएं, तो उनको अपने जहन में क्या रखना चाहिए कि भाई कोरोना है, हमें इन चीज़ों को लाजमी इंक्लूड करना है, वो बता दीजिए, आइडिया दे दीजिए लोगों को। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि सारे इवेंट प्लानर्स और जितने भी क्लाइंट्स हैं जो कि आपको अप्रोच करते हैं, आप उनको सबसे पहले ये चीज़ समझाएं कि इवेंट्स है, ये ज़रूरी है, बर्थडे ज़रूरी है, लेकिन SOPs का ध्यान हमें रखना है, सैनिटाइज करना है, बच्चों को एक दूसरे से दूर रखना है। बड़ों को तो रहना ही है, तो बच्चों को भी रहना है, बच्चों को भी रहना है जी, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी कैरियर होते हैं ऑफ दिस वायरस। तो हम यही बोलेंगे अपने क्लाइंट्स को भी कि प्लीज़ आप लोग ख्याल रखें, और हम लोगों को भी ये चीज़ बोलें, क्योंकि नहीं रिक्वेस्ट आती आगे से। अब खुद से एक खुद से वॉशिंग बेसिन वहाँ पे लगा देना कि हैंड वॉशिंग को जरा प्रमोट किया जाए, केक खाएं और हाथ धोते जाओ। मैंने कहा था ना आइडियाज अच्छा देखिए, मैंने एक वीडियो देखी थी, आई एम सो सॉरी मैं भी प्ले नहीं कर सकी हूँ उसको। मैं बता देती हूँ कि मैंने उस वीडियो में क्या देखा था। उन्होंने ये किया कि बच्चे ना खुद ही एक दूसरे से फासले पर रहे, तो उन्होंने ऐसी कॉस्ट्यूम पहनाई थी। किसी को पाइनएप्पल बना दिया, किसी को ट्रक बना दिया। ये जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं ना, उनको इस तरह की कॉस्ट्यूम दे दी कि वो खुद ही अगर एक दूसरे से टकराना जाए तो फासला रोली पोली करते रहेंगे। तो आप ऐसे आइडियाज के ऊपर काम कर पाएंगे? अगर कोई आपको आके कहते हैं कि भाई देखिए मुझे बहुत सारी ना फेरीज बना करके दे दें, ट्रक्स बना के दे दें, ये हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि हम लोग तो नए आइडियाज पे वर्क करते हैं। आइडिया अच्छा है। तो हम लोग न्यू आइडियाज पे ही वर्क करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी एक थीम दूसरी थीम से डिफरेंट हो। और इन SOPs को अगर हम फॉलो करते हुए नई थीम्स बनाएंगे तो हमारा ही फायदा और लोग ज्यादा हमारी तरफ एंगेज होंगे। तो ट्रांसफॉर्मर्स की अगर थीम रखी जाती है तो उसमें आसानी से हो जाएगा। इवन कंस्ट्रक्शन थीम जिसमें बड़े ट्रक्स अगर पहना दिए जाए, किसी बच्चे को अगर ट्रक्स और कार्स पसंद है तो उसके लिए तो ज्यादा आसान है, पर सब बच्चों को पहनना पड़ेगा कॉस्ट्यूम। और एस्ट्रोनॉट बनने का भी शौक होता है बच्चों को, तो रॉकेट भी चाहिए और वो सब कुछ भी चाहिए, पूरा कवर कर सकते हैं उसको। अच्छा देखिए, ये होता है, ऐसा होता है क्या, कोरोना नो कोरोना, बच्चों के लिए तो थीम है, लेकिन मम्मा पापा को भी उस सब का हिस्सा बनना है। जैसे अगर उन्होंने जंगल बुक बनाया है, जंगल पूरा बनाया है, तो कुछ वैसे आइडियाज चाहिए पेरेंट्स को भी कि हमको भी उसी में बिल्कुल हम जेलन दिखाई दें। नहीं, पापा भी ज़ेब्रा बनेंगे। नहीं, मैं तो टार्ज़न कहना चाहती थी। आजकल के पेरेंट्स इतने ज्यादा पापा ज़ेब्रा ही बनेंगे। ज़ेब्रा बना के छोड़ेंगे, लाइन बन सकते हैं, ज़ेब्रा ना बने। ज़ेब्रा से लाइन पर आ जाते हैं पर बन सकते। थैंक यू तुम्हारा, सॉरी वक्त कम था, थैंक यू सो मच। साथ मौजूद थी आप, बहुत हमने भी ऐड कर दी है इसमें। तो पार्टी ज़रूर करें, लेकिन प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें। गैदरिंग लिमिटेड करें और SOPs का ख्याल बार बार रखें। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर कोई कह भी रहा है कोरोना नहीं है, चला गया, तो जाहिर है स्लो डाउन ज़रूर हुआ। अब सेकेंड वेव का स्टार्ट है, तो हमें दुआ भी करनी है, साथ साथ दवा भी करनी है, नहीं एहतियात भी करनी है। मिलेंगे आपसे कल, अपना बहुत सा ख्याल रखें, बाहर जाएं तो एहतियात से, किसी पार्टी में जाएं तो मास्क लेकर जाएं। अल्लाह हाफिज़।